हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने भारत में सहकारी बैंक, ग्रामीण तथा नगरीय सहकारी समितियों में अंतर, भारत में सहकारी बैंकिंग का विकास, सहकारी ऋण संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना के बारे में जाना। आज हम जानते हैं ऋण देने संबंधी कार्यकलाप, लोनिंग ऑपरेशंस। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऋण देने संबंधित कार्यकलाप। प्राथमिक समिति केवल सदस्यों को ऋण देती है। ऋण की मात्रा प्रायः सदस्य की अंश पूंजी तथा राशि पर निर्भर करती है। ऋण केवल व्यक्तिगत जमानत पर दिए जाते हैं और ब्याज की दर 12 से 14% तक ली जाती है। समिति मुख्यतः अल्पकालीन यानी 1 वर्ष तक ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उनकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए किए जाते हैं और इनका दुरुपयोग होने पर संबंधित सदस्यों को संपूर्ण राशि लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कुछ राज्यों में ऋण लेने वाले सदस्यों को अपनी भूमि धरोहर के रूप में रखनी पड़ती है और कुछ राज्यों में ऋणी को अपनी व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्तियों की जमानत दिलानी पड़ती है। इस प्रकार साख समिति अपने सदस्यों को दिए गए ऋणों के सदुपयोग पर विशेष ध्यान रखती है। अगर हम अपनी कोई भूमि गिरवी रख देंगे और उस पर लोन लेंगे तो हम उस लोन का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर कोई 2 व्यक्ति हमारी ज़मानत लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बहुत सावधानीपूर्वक काम करेंगे, क्योंकि जो 2 व्यक्ति हमारी ज़मानत ले रहे हैं इस बात का इफ़ेक्ट उन पर भी होता है। इसलिए प्राथमिक समिति जो है उसने ऋण लेने के लिए एक जमानत की राशि इकट्ठी की है। या तो आप अपनी भूमि रखो या 2 व्यक्तियों से जमानत दिलवाओ, तब वो आपको ऋण देगी, जिससे कि आप उस ऋण का सदुपयोग कर सको, ना कि दुरुपयोग। सहकारी साख समितियों की ऋण नीति संबंधित राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। इस संबंध में ऋण नियम बना दिए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। समितियों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रायः सभी निर्णय एकमत से करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके साथ ही समितियों में समान हित वाले सदस्य ही रहें। इस दृष्टि से समिति के अंशों की बिक्री केवल समिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को ही की जा सकती है। लाभ वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्राथमिक साख समितियों की लाभ राशि का एक अंश अनिवार्य रूप में एक कोष में डाला जाता है और शेष भाग लाभांश के रूप में अंशधारियों को बांटा जाता है। समितियों द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा सभी राज्यों में निश्चित कर दी गई है और वह कहीं भी 10% से अधिक नहीं है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सहकारी समितियों को लाभ कमाने का साधन नहीं बनाया जा सकता। प्राथमिक साख समितियों के स्वरूप। प्राथमिक साख समितियों को निम्नांकित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: कृषि साख समितियां, अन्य बैंक तथा गैर कृषि साख समितियां। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ केवल कृषि कार्यों के लिए ऋण देती है। अन्न बैंक या अनाज बैंक, ग्रेन बैंक्स किसानों को बीज आदि के लिए अन्न उधार देते हैं। गैर कृषि साख समितियां नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ देश के विशाल नागरिक क्षेत्र में तथा ग्रामों में कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था करती हैं। प्राथमिक साख समितियों की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ पैक्स। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में देश में प्राथमिक साख समितियों की संख्या 1,15,462 थी, जिसके 51
54 लाख सदस्य थे तथा इनकी औसत कार्यशील पूंजी 3,547 करोड़ रुपए थी। योजना काल में सहकारिता का क्रमबद्ध विकास होता गया। वर्तमान समय में भारत का सहकारी क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े सहकारी क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में देश में विभिन्न प्रकार की 5.49 लाख समितियां हैं जिनकी सदस्यता 22.95 करोड़ से अधिक है। सहकारिता के अंतर्गत लगभग 100% गाँव आच्छादित हैं एवं लगभग 75% ग्रामीण परिवार सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं। अपनी स्थापना काल से लेकर प्राथमिक कृषि साख समितियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इन समितियों ने 1951 में केवल 23 करोड़ रुपए के ऋण दिए, जो 1990 में बढ़कर 5,454 करोड़ रुपए के हो गए। 2000 से 2001 में ऋण का परिमाण बढ़कर 34,522 करोड़ रुपए का हो गया। वर्ष 2011 में प्राथमिक साख समितियों ने 13,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया। इन समितियों को शक्तिशाली संगठन बनाने के लिए रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा कई उपाय किए गए ताकि ये समितियां लघु कृषकों की आवश्यकताएं पूरी कर सकें, किंतु इनकी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इसलिए बैंकिंग आयोग का मत है कि संपूर्ण सहकारी ढांचे में प्राथमिक साख समितियां सर्वाधिक कमजोर कड़ी रही हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। केंद्रीय सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। विशुद्ध बैंक यानी प्योर सीसीबी, जिनके सदस्य केवल प्राथमिक सहकारी साख समितियां ही होती हैं, और मिश्रित बैंक यानी मिक्स्ड सीसीबी, जिनमें व्यक्ति एक समितियां दोनों वर्ग के सदस्य हैं। भारत के सभी राज्यों में मुख्यतः मिश्रित सदस्यता वाले केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। गत वर्षों में केंद्रीय सहकारी बैंकों का नए सिरे से गठन किया गया है और देश के अधिकांश भागों में प्रत्येक जिले में एक बैंक, वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक स्थापित करने की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप योजना काल में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 500 से घटकर 367 रह गई है। वर्तमान इनकी संख्या 370 है। इस पुनर्गठन का मूल उद्देश्य दुर्बल बैंकों को सबल संस्थाओं में मिलाकर केंद्रीय सहकारी साख व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना है। कार्यकलाप फंक्शंस। नगरों में स्थित होने के कारण सहकारी बैंक प्रायः व्यापारिक बैंकों के सब कार्य करते हैं। संबंधित क्षेत्र की सब सहकारी समितियां अपनी अतिरिक्त रकम अनिवार्य रूप से केंद्रीय सहकारी बैंक में जमा रखती हैं। इसके अतिरिक्त यह बैंक जनता से भी जमाएं प्राप्त करते हैं और व्यापारिक बैंकों से 0.5% अधिक ब्याज देते हैं। ऋण बोरोइंग्स। केंद्रीय सहकारी बैंक अपनी चालू पूंजी में राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेकर वृद्धि करते हैं और सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। समितियों को प्रायः 10 से 12% ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इनके ऋणों की अवधि भी 1 से 3 वर्ष होती है। कृषि ऋण प्रायः विनिमय पत्रों के आधार पर दिए जाते हैं और केंद्रीय बैंक इन बिलों की राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनः कटौती करवा लेते हैं। इन बैंकों को भी अपने शुद्ध लाभ का एक भाग प्रायः 25% कोष के रूप में रखना पड़ता है और शेष लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है।
प्रबंध व संचालन, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन, केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के अधिकतर प्रतिनिधि प्राथमिक सहकारी समितियों के होते हैं, जो समय समय पर बैठक बुलाकर इनकी नीति निर्धारित करते रहते हैं। सामान्य नीतियां सहकारी विभाग के द्वारा निश्चित होती हैं, अतः प्रबंधक मंडल केवल विशेष प्रश्नों के संबंध में दिशा संकेत करता है। इन बैंकों के सभी कर्मचारी वैतनिक होते हैं और उनके कार्य आदि का नियंत्रण कार्यालय अध्यक्ष अथवा सचिव करता है। प्राथमिक साख समितियों की भांति ही केंद्रीय सहकारी बैंकों की अपनी पूंजी तथा ऋण शेषों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह स्थिति निश्चय ही संतोषजनक है। यद्यपि 1993-94 की तुलना में 1995-96 में केंद्रीय सहकारी बैंकों ने 7.84 करोड़ रुपए से अधिक ऋण जारी किए तथा इनकी जमा राशि में 17% की वृद्धि। फिर भी इनके पुराने ऋण इस अवधि में 4,550 करोड़ से बढ़कर 4,835 करोड़ रुपए हो गए। करीब 60% बैंकों ने लाभ दर्ज किया, जबकि करीब 40% बैंकों को हानि हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।